तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नन हिंदी के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के लिए दोस्तों सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 अंक वाले प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग जो भी प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों वो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसे पूछने का भी संभावना बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब उसका जो वो पोता जो था हामिद वो चिमटा लेकर गया तो चिमटा देखकर अमीना के मन में मतलब कैसा भाव जगा ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे ना ये आप लोगों को समझिए कि दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में, यानी कि 2 अंक वाला सवाल भी आ सकता है इसमें से और 5 अंक वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। तो ये जो क्वेश्चन था कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो इसी का आंसर है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। पहले तो चिमटा देखकर क्रोधित हुई, पहले तो वह चिमटा देखकर क्रोधित हुई, बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। हामिद और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उसे उसके बच्चे ने महान त्याग दिखाया है। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगी, वह खुद से दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। तो यही बात है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में ऐसा ही भाव जगा था। तो ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार पढ़िए आप लोग। देखिए हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही बार में देखिए इसको आप लोग 2-4 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका है कि संघर्ष करने वाले मजदूर, क्या है कि संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन देखिए इसका आंसर जो है वह है कि समाज में क्या है कि समाज में इंकवाल करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इंकलाबी संघर्षरत मेहनत कश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है। वह हार कर इनके दरवाजों से चल गई है। मौत हारती है, वह हर सुबह नई रोशनी देती है। तो इसलिए जो है वो मजदूरों को मौत से संघर्ष करते हुए नहीं डरना चाहिए। तो एक बार आप लोग इसे भी पॉज करके याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको याद ही तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर है कि कर्मवीर की क्या है कि कर्मवीर की कौन-सी बातें दूसरे से अलग होती है। कर्मवीर का इनमें से कौन-सा बात है जो दूसरों से अलग होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को आंसर किस टाइप से लिखना है। तो ये देखिए, ये है कि कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि कर्मवीर का बहुत सारा बात है जो दूसरों से अलग होता है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं। कर्मवीर जो होते हैं देखिए ये हुआ कि नहीं सबसे अलग बात कि वह आज का काम जो है आज ही करते हैं। उसे वह कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। वे केवल सोचते नहीं है, कर दिखाते हैं। वे लोग केवल सोचते ही नहीं है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कोई काम को आज कर लेंगे या कल कर लेंगे, वे सब ऐसा सोचता नहीं है बल्कि वे लोग करके दिखाते हैं। ठीक है ना? तो इस वर्ष देखिए है कि वे सबकी सुनते हैं पर मन की करते हैं, और वे सुनते हैं सबकी परंतु करते हैं मन की। नेक्स्ट देखिए आपका इस वर्ष आगे है कि कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे किसी दूसरे से सहारे नहीं मांगते हैं, वो अपना मदद जो है वह स्वयं करते हैं। वे दूसरों के भूख नहीं ताकते, वो दूसरों के मुख नहीं ताकते, मतलब दूसरों के भरोसे वह नहीं रहते हैं। हार सबके प्रति सुखद था, इनमें उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे ईश्वर में भी विश्वास रखते हैं। वे रोग थाक माया मोह से ऊपर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो आप लोग इसे इसे भी पॉज करके इसको भी आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो हम बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना? वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका चौथा नंबर है कि बाल गोविंद भगत की चरित्र विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत की चरित्र विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत क्या है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था, उनके कंठ में जो मधुर स्वर था, उनका व्यवहार सबके प्रति सुगध था। उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था। वे रोक थोक मोह माया से ऊपर होते थे। तो इस टाइप से इसका आपको आंसर देना है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे तो इसमें भी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसे भी पॉज करके एक बार 2 बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हुनरू का झरना कैसे बना। हुनरू का झरना जो है या कैसे बना ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर इसका क्या है कि नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में
पहाड़ पर चढ़ती है वहाँ पानी की कई धाराएँ होती जाती है और वह सारी धाराएँ एक होकर पहाड़ से नीचे देखिए इस इ इतना पहले आप देखिए कि नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएँ हो जाती है और सभी धाराएँ एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, वहाँ झरना बनता है। जहाँ पे जो है बहुत सारा पानी मिलकर पहाड़ से नीचे एक जगह गिरता है, वहीं पे झरना का निर्माण होता है और ये जो हुंडरू का झरना है, इसका कुल ऊँचाई 243 फुट है। इसमें से आगे देखिए आपका कि यह झरना रांची और हजारीबाग के जंगलों के बीच में बह रहा है। एक ओर रांची की जंगल है तो दूसरी ओर हजारीबाग की जंगल है। झरना की प्रबल धारा यहाँ गिरती है, वहाँ पानी का सतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। तो ये आपका इसका अंतर है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें यह भी पूछ सकता है कि हुंडरू के झरने की टोटल ऊँचाई कितनी है? तो आप लोग देखिए ये कि क्वेश्चन में क्या है 243 फुट है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे? सिरचन को जो है वो लोग चटोर क्यों समझते थे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए है कि सिरचन क्या है कि सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। तली बघाड़ी क्या है कि तली बघा भगा बघारी हुई सब्जी, दही की कढ़ी, मलाईदार दूध की घी की ढाडी से उन्हें बहुत प्रिय है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता है, इसीलिए लोग सिरचन को जो है चटोर कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करके 2-3 बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका 7वाँ नंबर है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलती है? अशोक का शस्त्र त्याग जो है, ये सबसे पहला बात कि यह एक एकांकी है, ठीक है ना? याद रखिएगा कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो एक एकांकी है और आप लोग को बताना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है, आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है, आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों और पुरुषों का समान अधिकार है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग जो है वह वीडियो को पॉज़ करके 2-4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए और यह क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है और वीवीआई बहुत है, इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लेना है वीडियो को पॉज़ करके। नेक्स्ट देखिए आपका 8वाँ नंबर है कि खुशबू रचते हैं हाथ, क्या है कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता में क्या संदेश निहित है? खुशबू रचते हैं हाथ जो कविता है इसमें इससे क्या संदेश निहित है? तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता से यही संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित, मज़दूर एवं स्वयं बढ़बदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर देखना है तो 2-4 बार आप लोग जो है इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा 9वाँ नंबर आपका है कि अब सारा संसार निस्बद्धता में सोया हुआ है। बाल गगन भगत का संगीत जाग रहा है। व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसे भी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के अनुसार से हमें यह संदेश दिया गया है कि निर्मोह माया क्या है कि निर्मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है। इसीलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। इस पर से देखिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ चेंज करके क्या है कि यह मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। सांसारिक सुख भोग की पूर्ति में जीवन सत्य को भुला देना नहीं चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते रहना चाहिए। भगत को इस तथ्य का सही ज्ञान था। वह जानता था कि एक दिन यह नश्वर शरीर का अंत हो जाएगा और आत्मा परमात्मा से मिलने चली जाएगी। लोग अज्ञानता के कारण मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़े अलमस्त भाव से कर्म करता है। यह समय गुजार रहा था। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो एक बार आप लोग इसे भी वीडियो को पॉज़ करके 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एक बार इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आंसर को याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह की से आपको बोर्ड एग्जाम में देना है। तो 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? इसको से देखिए नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है कि श्री कृष्ण और सुदामा क्या है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में इसीलिए पेश की जाती है क्योंकि आज के परिवेश में मित्रता की कसौटी संपन्नता हो गई है। लोग वैसे व्यक्ति को मित्र बनाना पसंद करते हैं जिसे स्वार्थ की पूर्ति होती है। गरीब स्वयं अभाव जीने को विवश होते हैं। वैसी स्थिति में उससे सहायता की
उपेक्षा कैसी रखी जा सकती है, किंतु श्री कृष्ण दीनहीन सुदामा की दशा देखकर फूट पड़े और अपनी आंखों में आंसू से अपने मित्र सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन दिनों की मित्रता से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को धन दौलत देकर मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिससे मानवता की गूंज हो, जिसमें मानवता की गूंज हो, जो दूसरों की सहायता सहज के रूप में करता हो। तात्पर्य यह है कि लोगों को गरीबी अमीरी का त्याग करके प्रेम एवं आचरण परख कर मित्रता करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर देना है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 10 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आप लोग को इस 10 यानी कि 10 में से कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है वह है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा भी आया है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि ईद के दिन अमीना उदास आखिर क्यों थी। क्वेश्चन का तो दोस्तों पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। ईद के दिन अमीना जो है वह उदास क्यों थी, तो आप हमें बताइए कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्योंकि ईदगाह कहानी जो है वह तो आप भी पढ़े हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि ईद के दिन अमीना जो है आखिर उदास क्यों थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर कर रहा है कि अमीना जो है वह एक गरीब महिला है। 1 साल पहले उनका बेटा बहू दोनों चल बसे थे। उसका सहारा उसका पोता था बेचारा हामिद, जो केवल 3 से 4 साल का है। आगे कर रहा है कि साल भर का त्योहार है, ईद के दिन उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। 3 कोस दूर हामिद जो है वह चलेगा कैसे। ईदगाह के मेले में जाने के लिए भी उसके पास बच्चे को देने के लिए पैसा भी नहीं था। ऐसे ही तसल्ली के कारण अमीना जो है वह ईद के दिन उदास थी। तो सिंपल में आप ऐसे समझ लीजिए कि अमीना जो है वह ईद के दिन उदास क्यों थी। तो अमीना ईद के दिन उदास इसलिए थी क्योंकि उसके घर में जो है ना खाने के लिए एक दाने का भी पैसा नहीं था। उसका जो बेटा है वह पिछले ही साल डेथ कर गया था और उनकी बहू जो है वह भी न जाने क्यों दुबली होती होती मर गई थी। इन सब बातों के लेके जो है वह ईद के दिन उदास थी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मेले में जाने से पहले हामिद जो है वह दादी से क्या कहता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि मेले में जाने से पहले अमीना जो है डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए हामिद अपनी दादी अमीना को दिलासा देता है और वह आके कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल भी ना डरना। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, यह हो जाएगा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये कहता है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि मेले में जाने से पहले हामिद जो है अपने दादी से क्या कहता है। तो मेले में जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है कि हामिद कितने साल का है, वह कहाँ सोता है। क्वेश्चन है कि हामिद जो है वह कितने साल का है और वह कहाँ सोता है। तो देखिए हामिद जो है वह 4 से 5 साल का है और वह अपने बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। याद रहेगा आपको कि हामिद 4 से 5 साल का है, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सबका रटा हुआ है इसका आंसर। तो बताइए आप हमें कि कर्मवीर की पहचान क्या है। फटाक से एक बार बताइए तो कि कर्मवीर की पहचान क्या है। हम बतावे तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आप हमें बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं कि कल के एग्जाम में, कल के नॉन हिंदी के एग्जाम में आपका कितना % आना चाहिए। मिनिमम 90% तो कम से कम आना चाहिए या नहीं। यदि हाँ तो एक बार यस सर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। क्वेश्चन है देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सच्चे कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह विघ्न और बाधाओं से डरते नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से नहीं बचा सकते। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है। वह किसी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। यही है कर्मवीर की पहचान। तो कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर जो होते हैं वह साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह बाधा और विघ्न से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। चाहे कितना भी कठिन कार्य हो वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से नहीं रोक सकते हैं। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त अवश्य करता है। यही तो कर्मवीर की पहचान है। याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर किसे कहते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि कर्मवीर किसे कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो वह तो कर्मवीर
कर्मवीर का पहचान था। आप चाहे तो वह भी लिख सकते हैं आंसर में। तो कर्मवीर किसे कहते हैं, तो देखिए आंसर हो जाएगा कि जो विघ्न बाधाओं से डरता नहीं है। याद रखिएगा कि जो विघ्न और बाधाओं से डरता नहीं है, भाग्य का वर्णन नहीं करता, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेता है, उसे कर्मवीर कहा जाता है। आपको पहले ही बोले हैं कि इससे पहला वाला जो आप क्वेश्चन देखें कर्मवीर की पहचान क्या है, वह भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेता है, उसे कर्मवीर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर कोड़ी से न कल्पना नहीं की बल्कि कार्य को सरल बनाकर पूरा कर देते हैं। वह कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है, उसे समाप्त करके ही दम लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि हुंडरू का झरना कैसे बना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हुंडरू का झरना कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हुंडरू का झरना कैसे बना। तो देखिए इसका आंसर है कि स्वर्ण रेखा जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ाई होती है, वहाँ पानी की कई धाराएं होती है, और जब सभी धाराएं एक पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य दिखता है, यही हुंडरू का झरना। कह रहा कि जब स्वर्ण रेखाएं जो है पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ाई करती है तो वहाँ पानी की कई धाराएं होती है, और जब सभी धाराएं एक पहाड़ से नीचे गिरती है तो इसी विचित्र दृश्य को हम लोग हुंडरू का झरना कहते हैं। हुंडरू का झरना कितना फीट ऊंचा है, तो याद रखिएगा कि हुंडरू का जो झरना है वह 243 फीट है। कितना है, 243 फीट। यह आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। आगे है कि उजला पानी ऐसा अनोखा होता है कि पानी का चक्कर और भंवर में फिश का पत्थर का सफेद टुकड़े गिर रहे हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं झरने से भी आगे का सुंदर दृश्य होता है। कह रहा है कि स्वयं झरने से भी आगे का सुंदर दृश्य होता है, झरने से आगे का दृश्य और उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करिए। आगे तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि हुंडरू झरने से भी सबसे ज्यादा खूबसूरत घटना घटती है। कह रहा है कि हुंडरू झरने से भी सबसे ज्यादा खूबसूरत घटना घटती है, उसके आगे का दृश्य जो है आगे की घाटी है। आगे कह रहा है कि फांस के बीच साम्य नदी मानो समुद्र का पारा हो, नदी के उलट गिरद पेत्र का अनवर, उस पर नजर चारों ओर सुंदरता ही दिखाई देती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है, जैसा कि स्वर्ग सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। तो यह जो जितना भी क्वेश्चन आप देखें यह सभी आपके जो है ना कल होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा अवश्य। या नहीं तो नोट करने का तो समय है नहीं, तो एक बार देखिए बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए, सुन के पढ़ के जाइएगा। ठीक है।